अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इलेक्शन हो चुके हैं। अब तेलंगाना की बारी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस स्टेट में किसका पलड़ा भारी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप इस वीडियो में जो बुजुर्ग महिला ने बोला वो आप गौर से सुने, क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि अजीत अंजुम जैसे यूट्यूबर, पत्रकार मोदी के बारे में जो दिखाते हैं या फिर कहते हैं वो सच होता है। तो कोई राय बनाने से पहले आप इस महिला को ज़रूर सुनिए। वो मतलब कि उन्होंने G20 समिट में भी अपना इतना अच्छा किया था। चलो, G20 से राजस्थान को क्या मतलब है उससे? कहीं ना कहीं अगर होगा तो उनका ओवरऑल ही होगा ना। हाँ, बोलिए प्लीज। देश की रक्षा सबसे बड़ी चीज है। हाँ। और वो मोदी जी कर रहे हैं। ओके। तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं ना सही, लेकिन हाँ। देश तो उनके अंडर में चल रहा है। विदेशों में कितनी अच्छी वो करी है, डंका बज रहा है। मोदी जी को देंगे, हमें फ्री का माल कुछ नहीं जी, उनको ही मुंह पे मार दो। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि अजीत अंजुम जब इलेक्शन की रिपोर्टिंग करने के लिए राजस्थान गए तो उन्होंने लोगों के मुंह में शब्द डालने की कोशिश की, लोगों से मोदी के खिलाफ बुलवाने की कोशिश की। लेकिन अजीत अंजुम के कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनमें उन्हें वोटर से करारा जवाब मिला। अब मिसाल के तौर पर जिस वीडियो को आपने देखा उसी की बात करते हैं। एक वीडियो में एक बेटी और एक माँ दोनों ने पीएम मोदी के लिए प्यार जताया और ये कहा कि मोदी के राज में देश सुरक्षित है, देश का नाम रोशन हो रहा है। जिस पर अजीत अंजुम ने सवाल उठाया और ये कहा कि चुनाव तो सीएम पद के लिए हो रहे हैं, फिर लोगों को लेकर इश्यूज पर वोट डालने चाहिए। तो फिर इसका सिंपल सा जवाब ये हो सकता है कि बीजेपी वो पार्टी है जो पिछले 9 साल से मोदी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। उसने एमपी में भी मोदी के नाम पर चुनाव, उसने राजस्थान में भी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा। और बीजेपी को वोट लोग सिर्फ इसलिए ही देते हैं क्योंकि उन्हें मोदी पर भरोसा है। खैर, मोदी से जुड़ी एक और ख़बर आपको बताते हैं और वो ख़बर मोदी की इस तस्वीर से जुड़ी है। इस तस्वीर पर अगर आप लोगों के रिएक्शन देखेंगे तो आपको दो अलग अलग राय मिलेगी। जो लोग प्रो मोदी हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने लड़ाकू विमान तेजस में बैठकर हाथ फिजूल में नहीं लहराया है, बल्कि वो उनको पायलट्स का हाथ हिला रहे हैं जो उनके साथ चलते हैं। जबकि जो लोग एंटी मोदी हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी वाकई अजूबा है, ज़मीन से हज़ारों फीट की ऊंचाई पर भी वो ऐसे हाथ हिला रहे हैं जैसे उन्हें किसी रैली में हिलाते हैं और लोगों का अभिवादन करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वाकई आसमान में जाकर मोदी जी ने हाथ किसके लिए हिलाया। खैर, बात मोदी और सियासत की चल रही है तो आज आपको मशहूर शायर और कवि मुनव्वर राना की बेटी को भी सुनना चाहिए, क्योंकि ओवैसी और ओवैसी की पार्टी पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि ओवैसी बीजेपी भाई भाई हैं और ओवैसी की पार्टी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनावी मैदान में उतरती है। और ओवैसी साहब खुल के बकते हैं बीजेपी आरएसएस को और हजारों करोड़ के मालिक हैं, लोगों का पैसा दबाए बैठे हैं, है ना, वक्फ की जमीनें दबाए बैठे हैं ओवैसी साहब। तो उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि सब दोनों भाई भाई हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात उस क्राइम की करते हैं जो मीडिया नहीं दिखा रही है और जो मीडिया इस खबर को दिखा भी रही है तो वो क्राइम करने वाले के पहचान छुपा रही है। खैर, पहले आप ये जानिए कि ये खबर क्या है। दरअसल 2 दिन पहले एक खबर आती है कि एक छात्रा से रेप करने वाला ट्यूशन टीचर गिरफ्तार है। वो स्कूल जाते समय लड़की से छेड़छाड़ करता था। आज तक की वेबसाइट की यही हेडलाइंस है। अगर आप इस पूरी खबर को पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी ट्यूशन टीचर की पहचान नज़र नहीं आएगी। लेकिन सवाल यह है कि इस टीचर की पहचान क्यों छुपाई जा रही है, जबकि ये रेपिस्ट है, इसने बलात्कार किया है। ठीक उसी तरह जैसे कोई उर्दू नाम वाला करता है, तो फिर इस आज तक और दूसरी वेबसाइट ने इस खबर को पब्लिश करने के लिए क्राइम करने वाले की पहचान क्यों छुपाई। खैर, आज तक की अपनी दलील हो सकती है, लेकिन नोएडा की गोदी मीडिया का सच बाहर लाने वाले मोहम्मद जुबैर ने इस खबर से पर्दा उठा दिया है और ये बता दिया है कि क्यों नोएडा का गोदी मीडिया इस बलात्कारी की पहचान छुपा रहा है। तो फिर आसान शब्दों में ये समझिए कि इसकी पहचान 2 वजह से छुपाई गई है।
एक तो ये नाबालिग छात्रा का बलात्कार करने वाला ये शख्स हिंदू है, और दूसरा ये कि रनीन रौतेला नाम के ये बलात्कारी हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी का जिला अध्यक्ष है। ये भगवा कपड़े पहनता है, ये खुद को राम का भक्त बताता है, लेकिन इसके काम रावण की तरह हैं। ये सरेआम स्कूल जाती लड़कियों को छेड़ता था और इसने एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार भी किया, लेकिन इस खबर को दिखाने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। सोचिए, अगर इसकी वजह कोई क्राइम उर्दू नाम वाले ने किया होता तो अब तक उसके घर पर बुलडोजर चल चुका होता। चूँकि ये घटना उत्तराखंड में हुई है, लिहाजा उसे ये कहकर शहर से भगा दिया जाता है कि उसने ये क्राइम देवों की भूमि पर किया है। और हाँ, इस क्राइम को सबसे पहले लव जिहाद का नाम दे दिया जाता, लेकिन यहाँ कोई कुछ नहीं कह रहा। यहाँ वेबसाइट इसे सिर्फ ट्यूशन टीचर बता रही है, और ये खबर किसी चैनल की हेडलाइन नहीं है, और ना ही इस खबर का शोर सोशल मीडिया पर बीजेपी के आईटी सेल द्वारा किया जा रहा है। लेकिन विडंबना देखिए, बीजेपी का जो आईटी सेल सालों पुराने वीडियो को वायरल करता है और उसके जरिए मुसलमानों को बदनाम करता है, वो इस पर खामोश है। और दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में कुरान से जुड़ी एक खबर बताती हूँ। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने ये कहा है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी किताब कुरान है, और कुरान को अल्लाह ने लिखा है, लिहाजा ये कुरान एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ा जाना चाहिए। अब आप ये सोचिए कि क्या इसमें आपको कुछ विवादित लगता है? अगर कोई शख्स अपनी राय जाहिर कर रहा है और कुछ सलाह दे रहा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन शफीकुर रहमान के बयान को नोएडा की मीडिया ऐसे चला रही है मानो जैसे इसमें कुछ विवादित हो, और शफीकुर रहमान को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। खैर, आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन मुसलमान इस कुरान नाम की किताब पर ईमान लाए हैं, और उनका ये बिलीफ है कि किताब सबसे अफजल है और सबसे सच्ची है। फिर ये आपका अकीदा है कि आप इसे माने या फिर इससे इनकार करें, लेकिन इसे विवादित नहीं कहा जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।